बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी पार्ट 1 लॉ ऑफ मैथ सेक्शन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ मैथ सेक्शन किस रिएक्शन पे अप्लाई होता है। रिवर्सिबल रिएक्शंस में अप्लाई होता है। इसमें हम रिलेशनशिप पढ़ते हैं एक्टिव मैथ्स का और रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस का मतलब स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। अब केमिकल रिएक्शन की स्पीड किस पर डिपेंड करती है? केमिकल रिएक्शन की स्पीड डिपेंड करती है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी एक्टिव मास उतने ज्यादा होंगे, तो रिएक्शन क्या होगा, उतना स्पीड अप होगा। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में रिएक्शंस करते हैं, बनता है हाइड्रोजन आयोडाइड। इसमें हाइड्रोजन का 1 मोल आयोडीन के 1 मोल के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा, हाइड्रोजन आयोडाइड। मतलब इस पूरे केमिकल रिएक्शन की स्पीड किस पर डिपेंड कर रही है? एक्टिव मास ऑफ द हाइड्रोजन एंड एक्टिव मास ऑफ द आयोडीन। एक्टिव मास का मतलब किसी भी रिएक्शंस के अंदर वो सबस्टांसेस जो हिस्सा लेती हैं, इसमें एक हाइड्रोजन हिस्सा ले रहा है, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कितनी है, नंबर ऑफ मोल्स 1 है। आयोडीन की यहाँ पर कंसंट्रेशन कितनी है, 1 है। तो हाइड्रोजन के एक्टिव मास 1 होगा और इस रिएक्शंस की स्पीड किस पर डिपेंड कर रही है? एक्टिव मास या कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड एक्टिव मास या कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज एक्टिव मास। एक्टिव मास क्या होता है? इट इज रिप्रेजेंटेड इन द कंसंट्रेशन। इसको कंसंट्रेशन में ज़ाहिर किया जाता है। इन कंसंट्रेशन के यूनिट्स क्या होते हैं? मोल बार डेसीमीटर क्यूब। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास हाइड्रोजन के 5 मॉलिक्यूल हों या हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन 5 हो, उन 5 में से 2 हाइड्रोजन या 3 हाइड्रोजन जितने रिएक्शन में हिस्सा लेंगे, दिस इज द एक्टिव मास ऑफ द हाइड्रोजन। इसी तरह हम इसकी अब डेफिनेशंस करते हैं। द रेट एट विच अ सबस्टांस रिएक्ट, जिस रेट से, जिस स्पीड से सबस्टांस रिएक्ट करती है, इज प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास। इस टर्म के, इस डेफिनेशंस के 2 हिस्से हैं। सबसे पहले इसे समझते हैं। जिस रेट से, जिस स्पीड से सबस्टांस मतलब रिएक्टेंट हिस्सा लेते हैं, रिएक्ट करते हैं, इज प्रोपोर्शनल, वो डिपेंड करता है टू द एक्टिव मास। मतलब इस पूरे केमिकल रिएक्शंस में हाइड्रोजन और आयोडीन जिस तरह से केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेंगे, इस रिएक्शंस की जो स्पीड होगी, इस रिएक्शन का जो सा रेट होगा, वो डिपेंड करता है हाइड्रोजन की मिकदार कितनी है और आयोडीन की कंसंट्रेशन या मिकदार कितनी है। इसका दूसरा हिस्सा क्या है? एंड रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब हम इस पूरे केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे। पहले हिस्से में हमने बात की कि रिएक्टेंट में से किस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी थी, मतलब हाइड्रोजन के एक्टिव मास कितने थे, कितने हाइड्रोजन ने केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लिया, या कितने आयोडीन में केमिकल में हिस्सा लिया, केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लिया। अब हम बात करेंगे पूरे केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन का रेट, केमिकल रिएक्शन की स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव masses ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। के इस पूरे केमिकल रिएक्शंस के अंदर हाइड्रोजन और आयोडीन ने किस रेट से, किस शरह से इस केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लिया, इस पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। इसका हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। इन 1864 C.M. गुलबर्ग and Peewesh proposed the law of mass section. इन 2 साइंटिस्ट ने लॉ ऑफ मास सेक्शन को एक्सप्लेन किया।
और इन्होंने क्या बताया कि रेट ऑफ रिएक्शंस और एक्टिव मास ऑफ द सब्सटेंस, इन दोनों के दरमियान में क्या रिलेशन है। स्टेटमेंट, जिस रेट से रिएक्शन प्रोसीड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब जिस स्पीड से रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस, मतलब रिएक्टेंट की कितनी एक्टिव मास, कितनी सब्सटेंस ने केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लिया, मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स। एक्सप्लेनेशन में हम देखते हैं कि हमारे पास ए और बी दो रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्ट करेंगी तो फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगा और प्रोडक्ट क्या बनेगी, सी और डी। अगर हम कहते हैं ए रिएक्टेंट की ए कंसंट्रेशन है और बी रिएक्टेंट की बी कंसंट्रेशन है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगी, सी प्रोडक्ट की सी कंसंट्रेशन और डी प्रोडक्ट की डी कंसंट्रेशन। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन फाइंड करेंगे, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन फाइंड करेंगे, बाद में दोनों को इक्वल करेंगे। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए के ए मोल और बी के बी मोल। रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, ए और बी रिएक्टेंट हैं, ए रिएक्टेंट के ए मोल और बी रिएक्टेंट के बी मोल या कंसंट्रेशन आपस में रिएक्ट करेंगी, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा और प्रोडक्ट क्या बनेगी, सी प्रोडक्ट के सी मोल, डी प्रोडक्ट के डी मोल्स। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करेंगे तो क्या लिखेंगे, के एफ फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शंस, बाकी ये इसको एज इट इज लिखेंगे, ए रिएक्टेंट के ए मोल्स और बी रिएक्टेंट के बी मोल्स। इसी तरह रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सी प्रोडक्ट के सी मोल्स और डी प्रोडक्ट के डी मोल्स। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करेंगे तो इसकी क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के सी प्रोडक्ट के सी मोल और डी प्रोडक्ट के डी मोल्स। अब हमारे पास क्या हुआ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी फाइंड कर लिया, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी फाइंड कर लिया। अब रिएक्शंस को क्या करेंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और रिवर्स रिएक्शन के रेट को बराबर करेंगे। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल है रेट ऑफ रिवर्स के, इसकी वैल्यू क्या होगी, के एफ ए के ए मोल बी के बी मोल, ये हमने यहां से फाइंड किया था। इसी तरह के आर सी प्रोडक्ट के सी मोल डी प्रोडक्ट के डी मोल, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शंस हमने यहां से फाइंड किया था, दोनों को इक्वल करेंगे तो क्या लिखेंगे, के एफ ओवर के आर, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाके क्या होगा, के आर डिवाइड होगा, इस साइड पे आ गया। ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट, ये हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट्स। तो हमने लिखा प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स, के एफ ओवर के आर, ये किसके बराबर होता है, के सी। के सी की हम डेफिनेशन कैसे कर सकते हैं, इट इज अ रेशो बिटवीन a rate constant for forward reaction and rate constant for reverse reactions। Kc क्या होती है, जब हम रेट कांस्टेंट में बात करते हैं कि रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या है और रेट कांस्टेंट रिवर्स डायरेक्शन क्या है, इन दोनों की रेशो, दिस इज कॉल्ड Kc। दूसरी डेफिनेशन या हम इसको मैथमेटिकली फॉर्म में किस तरह लिखते हैं, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड रेट कांस्टेंट फॉर द रिवर्स डायरेक्शंस, इन दोनों की जो से रेशो होती है मैथमेटिकली फॉर्म में उसको इस तरह लिखते हैं। दूसरी डेफिनेशन इस तरह भी करते हैं, इन द टर्म ऑफ कंसंट्रेशन, रेशो बिटवीन द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट्स, बोथ कंसंट्रेशंस, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दोनों की रेशो किसके बराबर होती है, Kc की। तो क्या डिफाइन करेंगे, इट इज अ रेशो बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन कैसे पता चलती है, दिस इज द कंसंट्रेशंस, ये हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है, इन दोनों की रेशो क्या होती है, दिस इज कॉल्ड Kc। अब हम एक्सप्लेन करते हैं
कि वैल्यू ऑफ के सी किस पर डिपेंड करती है? वैल्यू ऑफ के सी डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। इसी तरह के सी की वैल्यू जब 1 के बराबर होगी, इसका मतलब क्या होगा कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इक्वल। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन जब बराबर होगी तो के सी बराबर होगी 1 के। इसी तरह दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि के सी की वैल्यू लेस देन होगी 1 से, उस टाइम हम कहेंगे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी देन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, एंड के सी ग्रेटर देन 1। इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की मिकदार ज्यादा होगी देन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसका मतलब देख ही सकते हैं हम, अगर हमारे पास रिएक्शंस में रिएक्टेंट मिलते हैं, प्रोडक्ट बनती है, जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो Kc की वैल्यू क्या होगी? ये भी ज्यादा होगी। अगर रिएक्टेंट मिले और प्रोडक्ट बने, जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो क्या बनेगा? ये कन्वर्ट होगी प्रोडक्ट में। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर ग्रेटर, जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो Kc की वैल्यू लेस होगी। जब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा होगी तो कंसंट्रेशन ऑफ Kc की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं N2 और 3H2 रिएक्शंस करते हैं, इसमें नाइट्रोजन का एक कंसंट्रेशन है, हाइड्रोजन के 3, तो प्रोडक्ट क्या बनेगी? 2NH3। इसकी जब हम Kc वैल्यू लिखते हैं, दिस इज द प्रोडक्ट एंड दिस इज द रिएक्टेंट्स। तो प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस, दिस इज कॉल्ड Kc। Kc के यूनिट्स क्या हो सकते हैं? जब क्या होगा? नो यूनिट ऑफ Kc व्हेन नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इक्वल। जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं तब Kc के कोई यूनिट्स नहीं होते। इसी तरह देयर इज अ यूनिट ऑफ Kc व्हेन नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज डिफरेंट। जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में डिफरेंस होता है, मतलब या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, जब भी दोनों में डिफरेंस होगा तब कोई ना कोई Kc के यूनिट होंगे। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं। नाइट्रोजन के एक कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन के 3, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी? 4, प्रोडक्ट के कितने मोल बन रहे हैं? 2। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पर इसके कोई ना कोई यूनिट्स होंगे। ठीक है, और जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं उस टाइम इसकी कंसंट्रेशन कोई नहीं होती। एक बात याद रखिएगा कि लॉ ऑफ मास एक्शन किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? ऑन द रिवर्सिबल रिएक्शंस। इसके अलावा क्या बताता है? रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शंस एंड एक्टिव मास ऑफ द सब्सटेंसेस। एक्टिव मास आपको बताया था क्या होती हैं? ऐसी सब्सटेंसेस जो रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं, ऐसी सब्सटेंसेस या ऐसी मिकदार जो रिएक्शन में एक्टिवली टेक पार्ट होती हैं, दिस इज कॉल्ड एक्टिव मास ऑफ द रिएक्शंस। इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।